बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकास अख्तर फ्रॉम चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस जितने आसान हैं उतने इम्पोर्टेंट भी हैं। सो मैं चाहूँगा कि आपकी तमाम तवज्जो वीडियो की तरफ ज़रा बढ़ जाए और कोशिश करें कि वीडियो का कोई पार्ट मिस ना हो और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये कानून सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए या क्लोज्ड सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है। तो इस कानून की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी किताब में मेंशन है, उनको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 16 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। सो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद उन तमाम क्वेश्चंस को, टॉपिक को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। सो आज का हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स या केमिस्ट्री में सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इस आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम ऑब्जेक्ट्स की या बॉडीज़ की कलेक्शन या उनके ग्रुप की बात करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बॉडीज़ का ग्रुप कंसीडर करते हैं जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक टू बॉडीज़ का सिस्टम है, इस पर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही अलाउड हैं, यानी ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरनली तो फोर्सेस लगा सकती हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इन दोनों बॉडीज़ को हवा में कंसीडर करें तो इनके ऊपर ऑपोजिट साइड से हवा की एक रिएक्शनल फोर्स भी लग सकती है और इन दोनों बॉडीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी तो इनके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन ये कहती है कि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, यानी ना ही इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हो एक्सटर्नली और ना ही इसके ऊपर कोई रिएक्शनल फोर्स होनी चाहिए जो कि सिस्टम के ऊपर मूव करे। सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही अलाउड है। तो इस किस्म के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इस बात को हम अगले क्वेश्चन में मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आइसोलेटेड सिस्टम की एक और डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी किताब में नहीं दी गई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स, सिस्टम्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों लॉस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मिल्क का कप है, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें तो इसमें से मिल्क के कुछ पार्टिकल्स यानी मैटर एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी मैटर इसमें से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी भी लॉस हो जाएगी, यानी मिल्क का जो कप इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए था वो अब अपनी हीट एनर्जी को लॉस कर बैठेगा और फिर हम इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम का नाम देंगे। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर तो ज़ाया नहीं होता लेकिन एनर्जी लॉस हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक बोतल आपके सामने जिसको कैप किया हुआ है, अगर आप इसे भी रूम टेम्परेचर पर रख दें तो कैप के क्लोज होने की वजह से मैटर इस सिस्टम में से लॉस नहीं होगा। अगर एवेपोरेशन होती भी है तो सारा पानी बोतल के अंदर ही रहेगा, सिस्टम से बाहर जाकर लॉस नहीं होगा। तो पोटेंशियल लॉस ऑफ मैटर विल नॉट बी एग्जिबिटेड इन दिस सिस्टम, बट एनर्जी लॉस हो सकती है, यानी अगर बोतल का पानी ठंडा है तो आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो सकता है और अगर पानी गर्म है तो हीट एनर्जी लॉस करके पानी ठंडा हो सकता है। तो ये होगा एक क्लोज्ड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम की एक डेफिनेशन तो ये है और दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मैटर और ना ही एनर्जी सिस्टम से लॉस होगी। मिसाल, ये एक थर्मोस फ्लास्क जिसमें गर्म चाय फील्ड है, आफ्टर सम टाइम जब आप इसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो ना तो इसमें से चाय यानी मैटर लॉस होने वाला है और ना ही हीट एनर्जी। तो लिहाजा
ये वाला क्लोज्ड सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब रही बात मोमेंटम के कंजर्व होने की, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम दोनों में ही कंजर्व रहता है, लेकिन ओपन सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। नाउ मूव टुवर्ड्स द 18th क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो डेफिनेशन आपके सामने है कि हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज़ का मोमेंटम कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ये होता है कि जो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अब इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स को देखने से पहले हम मोमेंटम की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी अगर कोई चीज़ मास रखती है और मूव कर रही है तो मूव करते हुए इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से उस बॉडी के अंदर जनरेट होगा मोमेंटम, जो कि डिपेंड करेगा टोटली ऑन द मास एंड वेलोसिटी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये चारों एग्जांपल्स आपकी किताब में मेंशन है। पहली एग्जांपल है रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बलून। नंबर 2, रिलीजिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द रॉकेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तीसरी एग्जांपल है कोलिजन ऑफ टू मूविंग स्फीयर्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। और चौथी एग्जांपल है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन। अब यहाँ पर पहली दो एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 ये दोनों एग्जांपल्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार पेपर्स में भी आ चुकी हैं, सो इनको हम इसी तरह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल है रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बलून। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ बलून एंड द एयर इनसाइड इट। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक बलून और एयर का सिस्टम है। बिफोर रिलीजिंग द बलून द सिस्टम वाज एट रेस्ट एंड हैंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज ज़ीरो। कंसिडर करें कि ये बलून शुरू में जब इसको मूव नहीं करवाया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से इसका मोमेंटम ज़ीरो है। अब हमारा मेन मकसद है कि जब हम इस बलून में से हवा को रिलीज़ करें तो इस रिलीजिंग में इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहे। तो गौर करके देखें कि इस गुब्बारे को ओपन करने से पहले इसका मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, गुब्बारा मूव नहीं कर रहा है। तो P = mv फार्मूला के मुताबिक v ज़ीरो मतलब मोमेंटम ज़ीरो। एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री एयर escapes आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम। अब जैसे ही इस गुब्बारे को छोड़ा जाएगा तो इसकी बैक साइड से हवा कुछ वेलोसिटी के साथ खारिज होगी। अब अगर हवा की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो इसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वजह से वो मोमेंटम भी अटेन करेगी। अब हमने कहा था कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा और सिस्टम में गैस भी आ जाती है और गुब्बारा भी। तो इसका मतलब ये है कि जिस मोमेंटम से गैस पीछे की तरफ खारिज हो रही है तो उसी मोमेंटम से गुब्बारे को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके मोमेंटम अटेन करना चाहिए ताकि मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रह सके। सो टू कंजर्व द मोमेंटम द बलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एयर रशिंग आउट। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए गुब्बारे को गैस की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब हमने कहा था कि इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो था और कंजर्व होने का मतलब ये है कि आफ्टर द रिलीजिंग भी मोमेंटम ज़ीरो रहे। तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मोमेंटम शुरू में ज़ीरो है, एयर का मोमेंटम P1 है जो कि 5 न्यूटन सेकंड है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह से जिस वेलोसिटी के साथ गुब्बारा मूव कर रहा है उस वेलोसिटी की वजह से गुब्बारे का मोमेंटम P2 हम कंसीडर करते हैं और वो होगा -5 न्यूटन सेकंड। अब माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि गुब्बारे की और हवा की मूवमेंट दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो अब अगर हम इस पूरे सिस्टम पर टोटल मोमेंटम की बात करें तो गैस के निकलने की वजह से मोमेंटम P1 5 न्यूटन और बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गुब्बारे की मूवमेंट की वजह से जो गुब्बारे का मोमेंटम है वो -5। सो दोनों को ऐड करेंगे टोटल मोमेंटम निकालने के लिए। ऐड अप होने के बाद एज यू नो 5 - 5 विल गिव यू द आंसर 0। सो इसका मतलब है मूवमेंट के दौरान भी मोमेंटम ज़ीरो है और सिस्टम का मूवमेंट से पहले भी मोमेंटम ज़ीरो ही था। सो हमने यही कहा था कि रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बलून, इस एग्जांपल में टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। अब दूसरी एग्जांपल
सेम पहले एग्जांपल की ही तरह है, यानी दोनों का प्रिंसिपल एक जैसा है। अगर आपने पहले एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया है तो ये एग्जांपल समझना भी आपके लिए आसान होगा। इसका नाम है रिलीजिंग ऑफ गैस फ्रॉम द रॉकेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। रॉकेट एंड जेट इंजन्स also work on the law of conservation of momentum. In these machines, hot gases produced by burning of fuel rush out with the large momentum. The machines gain an equal and opposite momentum. अब रॉकेट्स या जेट इंजन्स को हम डिफरेंट टारगेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं। द मशीन गेन्स द इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। अब यहाँ पर मशीन रॉकेट को कहा गया है। स्टूडेंट्स, जितने मोमेंटम से गैस यहाँ से खारिज होगी उतने ही मोमेंटम से रॉकेट गैसेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इनेबल्स देम टू मूव विद द वेरी हाई वेलोसिटीज़, और इस तरह के मैकेनिज़्म से रॉकेट की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। सो ओवरऑल पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब हम आते हैं तीसरी और मेन एग्जांपल की तरफ। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर्स में भी आ चुकी है। सवाल इस तरह आता है इसके बारे में कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ बॉल्स एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में टू मैसेस या बॉल्स को कंसिडर करते हैं, जिनमें से एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली सच दैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अब स्टूडेंट्स, शुरू में जिस वेलोसिटी से ये मैसेज मूव कर रहे हैं वो होंगी u1 एंड u2। अब एक बात का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी का वैसे एक्चुअल सिंबल होता है v, जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ फ़र्ज़ किया है कि मैस m1 की वेलोसिटी u1 है और मैस m2 की वेलोसिटी u2 है। अब चूँकि पहली बॉडी का मैस m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से जो इसका मोमेंटम होगा उसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मैस m1 इज़ इक्वल टू m1 u1। इसी तरह से दूसरी बॉडी के मोमेंटम को लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मैस m2 इज़ इक्वल्स टू m2 u2। सो टोटल मोमेंटम इन दोनों मैसेज का होगा m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर सम टाइम मैसेज m1 हिट्स द मैस m2 विद सम फोर्स। According to Newton's third law of motion, m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1। अब हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया है और आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाने के लिए अलाउड हैं। सो फ़र्ज़ करें किसी वजह से मैस m1 की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो m2 के पास पहुंचेगा और m2 पर एक फ़ोर्स लगाएगा या इसके साथ कोलाइड करेगा। अब न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक रिएक्शन और एक्शन इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो m2 भी इक्वल अमाउंट की रिएक्शनल फोर्स m1 पर लगाएगा। सो ये सारी सिचुएशन एट कोलिजन की है। अब फ़र्ज़ करें कि कोलिजन होने के बाद मैस m1 की वेलोसिटी v1 और मैस m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है, और चूँकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन स्टिल सेम रहेगी। So, final momentum of the mass m1 will be equal to m1 v1 and final momentum of the mass m2 is equals to m2 v2। टोटल मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर द कोलिजन तो वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब बिफोर द कोलिजन मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर द कोलिजन इक्वेशन 2 में मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कानून ये कहता है कि पूरे सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। सो m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो रिज़ल्ट ये निकला कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा या कंजर्व रहेगा। इसके बाद अगली स्लाइड में हम आखिरी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन। स्टूडेंट्स, अक्सर एक लॉजिकल सवाल बच्चों से पूछा जाता है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है, यानी हर केस के लिए ये कानून होल्ड करता है। तो इसका जवाब है कि अगर बॉडीज़ मैस रखती हैं
और मूव कर रही हैं तो ये कानून उन केसेस में वैलिड होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जिनमें से एक कंडीशन ये है कि इन बॉडीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, यानी सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। तो अब गन और बुलेट के केस में सिस्टम मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड तो नहीं है, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी और गन का मास कंपैरेटिवली ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम कुछ हद तक आइसोलेटेड बन जाता है और इस पूरे केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। हमने गन और बुलेट का एक सिस्टम कंसीडर किया। बिफोर फायरिंग द गन, both the gun and the bullet are at rest, so the total momentum of the system is 0. अब स्टूडेंट्स, गन से फायर करने से पहले गन भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट में है, मतलब इनकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 मतलब मोमेंटम 0, P इज इक्वल्स टू mv फार्मूला के मुताबिक। ओके, अब जैसे ही गन को फायर किया जाएगा, एज द गन इज फायर्ड, बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। बुलेट गन से निकल चुकी है और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगेन इसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से वो कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन करेगी। अब स्टूडेंट्स, ये बात इम्पोर्टेंट है कि टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिकॉइल्स। रिकॉइल का मतलब यहाँ पर होगा पीछे आना। अब ये बात आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि जब गन और बुलेट फायर की जाती हैं तो बुलेट तो आगे जाती है, लेकिन रिएक्शन के तौर पे गन भी पीछे की तरफ मूव करती है। अब गन का पीछे की तरफ मूव करना बेसिकली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए होता है, और जितने मोमेंटम से गोली आगे की तरफ जाती है उतने ही मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आती है। और ये मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है, या इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि इससे फायरिंग करने वाले को अपने बाजू पर अच्छा खासा झटका महसूस होता है। इसलिए फायर करने के लिए फ़ौजियों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि गन फायर करना मोमेंटम की वजह से इतना आसान नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी ज़ीरो आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। अगर मोमेंटम गोली चलने से पहले सिस्टम का ज़ीरो था, तो कंजर्वेशन के इस कानून के मुताबिक गोली चलने के बाद भी ज़ीरो ही रहेगा। अब मैथमेटिकल सोल्यूशन जो कि आप लोगों की किताब में मेंशन है, बड़ा आसान है, इसे देख लेते हैं। लेट मास ऑफ द बुलेट is equals to small m, mass of the gun is equals to capital M, velocity of the bullet is equals to small v and velocity of the gun is equals to capital V। ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो हम सपोज करके चलेंगे। बिफोर द गन इज़ फायर्ड, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज इक्वल्स टू 0, यह है क्वेश्चन नंबर 1। एंड आफ्टर द गन इज़ फायर्ड, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज इक्वल्स टू कैपिटल MV प्लस स्मॉल MV। अब गन फायर करने के बाद पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। कैपिटल MV गन का मोमेंटम होगा और स्मॉल MV बुलेट का। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके सामने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आफ्टर द फायरिंग एंड बिफोर द फायरिंग मोमेंटम्स इक्वल होंगे। सो कैपिटल MV प्लस स्मॉल MV इक्वल होंगे 0 के। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक स्मॉल MV को इक्वलिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और अब अगले स्टेप में कैपिटल M और कैपिटल V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कैपिटल V यानी गन की वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने का फार्मूला ये आ जाएगा कि कैपिटल V इज इक्वल्स टू स्मॉल MV डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन अपेयर होने की दो रीज़न्स हैं। एक तो मैथमेटिकल रीज़न है और दूसरी लॉजिकल या फिज़िकल रीज़न है। वो ये कि एक बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पर है, तो गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, यानी लेफ़्ट साइड पर होगी। सो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप वीडियो को प्ले बैक करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।